So we'll start with the revision of organizing. Organizing refers to identification of different activities that are to be performed to achieve a particular plan. Similar activities को ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बना देंगे और उस डिपार्टमेंट में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्लियर कर देंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, सबको उनकी ड्यूटीज क्लियर कर देंगे ताकि गोल्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो जाए। अगर किसी को उनका काम क्लियर नहीं है कंपनी में करना क्या, तो कंफ्यूजन होगी, डुप्लीकेशन होगी, ओवरलैपिंग होगी। बट व्हेन पीपल नो व्हाट दे हैव टू डू, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी, काम एफिशिएंटली अचीव होता रहेगा। तो जब आपने एक बार प्लान बना लिया, उसको इंप्लीमेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, सही तरीके से। अगर किसी को उनके रोल क्लियर नहीं होंगे तो सब लोग कंफ्यूजन में कंपनी में रहेंगे और उनका कंपनी में काम करने का मन भी नहीं लगेगा। तो उनको काम समझाओ कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। एक कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर होता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल, कितने लोग कितनों को मैनेज करेंगे, कौन किसके अंडर में आएगा, बस यही ऑर्गेनाइजिंग होती है, दैट्स इट। तो यही बेटा इसका मीनिंग भी है कि आप डिफाइन करते हो इस प्रोसेस को, प्लान को इंप्लीमेंट करना, अपनी जॉब्स को डिफाइन करके देना लोगों को, ताकि अपने प्लान्स को आप स्मूथ तरीके से अचीव कर पाओ। पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आता है वो है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सपोज करते हैं आवर वर्क इज टू इंक्रीज दी सेल्स। इट इज नॉट जस्ट नाउ टू इंक्रीज दी सेल्स, वी नीड गुड प्रोडक्शन सो दैट हम उतनी यूनिट सेल कर पाए। वी नीड गुड डिजाइन ताकि मार्केटिंग टीम को कन्वीनियंट रहे और कस्टमर भी हमारा प्रोडक्ट पसंद करें ओवर दी कॉम्पिटिटर्स। वी नीड गुड अमाउंट ऑफ फाइनेंस सो दैट किसी भी स्टेज पर हमें डिफिकल्टीज ना आए। तो भाई फाइनेंस वाली एक्टिविटीज जाएंगी किस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस में। मार्केटिंग वाली एक्टिविटीज कहां पर जाएंगी, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में। सेल्स वाली सारी की सारी एक्टिविटीज कहां जाएंगी, सेल्स के डिपार्टमेंट में। तो ये क्या हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट बेटा सिर्फ फंक्शन वाइज नहीं होते, एरिया वाइज भी हो जाते हैं। जैसे हमारा नॉर्थ डिपार्टमेंट अलग है, साउथ अलग है। मान लो कि आपके स्टोर्स, आपकी फैक्ट्रीज एक पर्टिकुलर स्टेट में, टेरिटरी में, अलग अलग रीजन्स में है, तो आपको हर रीजन के डिपार्टमेंट चाहिए, फिर वहां पर मैनेजर चाहिए। हर किसी को उनकी ड्यूटीज क्लियर होनी चाहिए कि रीजनल मैनेजर क्या करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, सेल्स मैनेजर के क्या क्या काम है। उनको एक बाउंड्री पता होनी चाहिए, इतने डिसीजन वो ले सकते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं ले सकते हैं। कुछ चीजें आपको कंपनी में क्या रखनी होती है, सेंट्रलाइज, जो डिसीजन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट वाले ही ले सकते हैं। टाटा मोटर्स अगर नई कार इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं, लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, तो टॉप मैनेजमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। भाई इतना फाइनेंस है, इतनी मार्केटिंग है कि हम कार को मार्केट में हम पुश कर पाए, लोगों को हम उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे पाए, लोगों में क्रेज क्रिएट कर पाए उस कार के लिए। आफ्टर इट इज अप्रूव्ड देन ओनली इट कैन बी लॉन्च। बट अगर आपको सर्विस सेंटर में कोई चेंजेस लेके आने हैं कि अगर हमारी सर्विस सेंटर में जो सर्विस है उसको 2 से 3 दिन लग रहे हैं, उस टाइम को कम करके हम 1 से 2 दिन करना चाहते हैं, इस डिसीजन को लेने के लिए आपको टॉप से पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब वो उन लोगों को बेटर पता होगा कि कौन से डिसीजन वो लोग खुद ले सकते हैं और कौन से डिसीजन उनको लेने पड़ेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट से। तो ये चीजें उनकी ड्यूटीज में आती हैं कि कौन से काम उनकी चेकलिस्ट में है, कौन से कामों की उन्हें परमिशन अपर लेवल से लेनी पड़ेगी। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। आपको पता होना चाहिए कि बॉस के साथ आपके कैसे रिलेशंस हैं। दे हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपका काम क्या है और उनका काम क्या है। देयर हैव टू बी कंप्लीट रिलेशन, वर्किंग रिलेशनशिप, फॉर्मल रिलेशनशिप कि आपकी ये ड्यूटीज हैं, उनकी ये ड्यूटीज हैं। अगर आप कहीं पर एक सेल्स पर्सन हो किसी स्टोर पे, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ये है क्लाइंट के साथ बात करना, और अगर वो डिस्काउंट आपसे मांगे 30 डेज का टाइम आपको अलाउ करा गया है कस्टमर को देने के लिए, नॉट मोर देन दैट। कोई कस्टमर अगर 40 डेज का क्रेडिट टाइम आपसे मांगेगा तो आप उसे इतना लंबा टाइम नहीं दोगे। अगर किसी भी कस्टमर को ज्यादा अच्छी डील वो ऑफर कर रहा है, ज्यादा बल्क में खरीदना चाहता है, एंड इफ यू वांट टू ऑफर अ क्रेडिट पीरियड लॉन्गर देन 30 डेज, यू नीड अप्रूवल फ्रॉम योर सुपीरियर। इट कुड बी दी रीजनल मैनेजर, इट कुड बी दी सेल्स मैनेजर। सो उनकी ड्यूटीज अलग है, आपकी ड्यूटीज अलग हैं, आपका उनके साथ फॉर्मल रिलेशनशिप है। ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप अपने बॉस के साथ फॉर्मली बात करोगे, ये रिलेशनशिप आपको ऑर्गेनाइजिंग से ही पता लगता है। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का क्या रिलेशनशिप है, उनके काम ज्यादा होंगे आपसे इसीलिए वो सुपीरियर हैं, आप उनसे कम ड्यूटीज करते होगे इसीलिए आप सबऑर्डिनेट हो। तो अल्टीमेटली सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करो, काम को डिवाइड करके लोगों में बांटो ताकि लोगों पे प्रेशर ना आए और आप स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ले पाओ। दूसरे नंबर पे आता है सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करके डिपार्टमेंट बनाएंगे। तीसरे नंबर पर आता है बेटा हम अल्टीमेटली लोगों को उनकी ड्यूटीज असाइन करेंगे, आपका ये काम, आपका ये काम। चौथे नंबर पे आखिरी जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप, उसके अंदर आपका आ जाता है लोगों को अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्लियर करो। हु हैज टू रिपोर्ट हूम, कौन किसको कमांड देगा और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी ऑब्लिगेशन होगी काम को टाइम से पूरा करने की। आर वी क्लियर विद द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग?
एक आइडिया से आप इसको याद रखोगे। आइडिया की स्पेलिंग होती है बेटा IDEA, इसमें हम याद रखेंगे IDAE, थोड़ा सा चेंज है। आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, एस्टैब्लिशिंग नीचे आएगा, असाइनिंग पहले आएगा, ध्यान रखना। दीज आर द सीक्वेंस इन ऑर्गेनाइजिंग। सबसे कम स्टेप्स आपके जो बिजनेस स्टडीज के 12th क्लास में किसी चैप्टर में अगर है तो वो ऑर्गेनाइजिंग में खाली 4 स्टेप में प्रोसेस ही निपट जाता है। आगे बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक शॉर्ट फॉर्म है, उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले जब आप काम को ऑर्गेनाइज करते हो, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी ही देर पहले एक बात बोली थी, डिवीजन ऑफ वर्क। काम को जब आप डिवाइड कर देते हो, एक इंसान को मल्टीपल कामों से बर्डन नहीं करते हो, तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है स्पेशलाइजेशन का, कि वो बंदा लिमिटेड काम कर रहा है। ठीक है, मार्केटिंग में भी तो डिपार्टमेंट होते हैं, एडवर्टाइजिंग का, पर्सनल सेलिंग का, पब्लिसिटी का। तो जो भी पर्सन जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है, ओवर द ईयर्स वो उस पर्टिकुलर टास्क को लेके एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो जब आपने काम ऑर्गेनाइज करा हुआ है कि रॉ मटेरियल आप लेकर आओगे, ट्रांसपोर्टेशन का काम आप देखोगे, वेयरहाउसिंग का काम आप देखोगे, परचेज का काम आप देखोगे, तो वो लोग अपनी अपनी पर्टिकुलर फील्ड्स में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, और गलतियां कम होगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे, बेनिफिट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा जब गलतियां कम होगी। दूसरे नंबर पर आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। व्हेन पीपल आर क्लियर अबाउट हु हैज टू रिपोर्ट हुम, सो देयर इज नो डाउटफुलनेस। कोई किसी को कमांड ऐसे नहीं दे देगा, उनको पता होगा हमें किससे कमांड लेनी है, हमें किससे कमांड देनी है। अगर ऐसी क्लैरिटी नहीं होगी तो काम पूरा हो ही नहीं पाएगा। ये ना एक केस स्टडी आई थी कुछ सालों पहले BST के क्वेश्चन पेपर में, कि नोएडा में एक सोसाइटी है और वो लोग प्लान कर रहे हैं, एक फंक्शन करेंगे दिवाली पे, मेला करेंगे, पर एंड में वो प्लान इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया क्योंकि उन्होंने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लिया था, उन्होंने अलग अलग काम भी आपस में बांट लिए थे, डिपार्टमेंट्स उन्होंने बना दिए थे, बट एक उनका स्टेप मिसिंग था, जिसकी वजह से जो उनका टास्क था मेला का, जो उनका फेस्टिवल करना था, वो पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि उन्होंने देखो आइडेंटिफाई करी एक्टिविटीज, डिपार्टमेंट्स बनाए, सबको ड्यूटीज भी असाइन होगी, जो चीज मिसिंग थी वो थी एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिव रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जब तक आपके वेल डिफाइंड नहीं है, कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, तो कोई किसी की बात क्यों मानेगा। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपके ऊपर कौन है, तब तक आप उसकी बात क्यों सुनोगे। हम लोग पेरेंट्स की बात मानते हैं, ठीक है, हम उनकी वजह से हैं, तो वो जैसा बोलेंगे वैसा अकॉर्डिंगली वी विल बी डूइंग। कंपनी में हम जाएंगे, बॉस हमसे सीनियर है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अल्टीमेटली उन्होंने हम पे ट्रस्ट करके हमें जॉब ऑफर करी है, सो काफ़ी बार हमारे सजेशंस को भी वो अप्रूव करेंगे, हमारे इनिशिएटिव को वो प्रेस करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस फॉर विच वी आर गेटिंग पेड फॉर। सो दैट इज द रीजन। एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से क्लैरिटी रहती है काम करने में, और अल्टीमेटली एम्बिग्यूटी नहीं रहती, किसी को डाउटफुलनेस नहीं रहती कि किसको रिपोर्ट करना है और किसको ऑर्डर देना है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, भाई कंपनी में लोग पैसा दोनों के दोनों लिमिटेड है, तो दोनों को सही यूज करने के लिए लोगों को उनका काम पता होना चाहिए, और कितने पैसों में काम करना है, कितने रिसोर्सेज में काम करना है वो भी पता होना चाहिए। नहीं तो जितने लोग हो उतना कम है, जितना पैसा हो उतना कम है, नहीं तो आप पैसा खर्च कर दे। भाई मार्केटिंग टीम को बताना पड़ेगा ना कि आपका इतना बजट है, सेल्स वालों तुम्हारा इतना बजट है, HR वालों तुम्हारा इतना बजट है हायरिंग के लिए। फिर चाहे तुम न्यूज़पेपर में ऐड दो, चाहे तुम कॉलेज में जाके इंटरव्यू लो, चाहे तुम मैगजीन में ऐड दो, चाहे तुम होर्डिंग लगाओ कि वैकेंसी, हमें नहीं पता, तुम कैसे भी कैंडिडेट हायर करो, पर इतने बजट में हायर करके लेकर आओ। तो अल्टीमेटली रिसोर्सेज का सही यूज करने के लिए हमें काम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। आपका ये काम इतने रिसोर्सेज में करोगे, इतने टाइम में करोगे, तो वो काम को जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करोगे गोल कैसे अचीव कर पाओगे। अडेप्टेशन टू चेंज, बेटा जी रेगुलरली क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आते रहते हैं, और उस चेंज को अडेप्ट करवाने के लिए ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है अभी बताता हूँ। सपोज करो कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा था, मार्केटिंग एक ही डिपार्टमेंट था, अब कंपनी ग्रो कर गई, तो अब उन लोगों को लग रहा है कि हमें ना एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देने चाहिए। देयर इज अ चेंज विच इज अबाउट टू गेट इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या दिक्कत है, आपको सिर्फ इतना करना है, आपको एक्टिविटीज देखनी है जो परफॉर्म करी जाएंगी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में, आपको वो एक्टिविटीज देखनी है जो परफॉर्म करी जाएंगी सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर कितने लोग रिक्वायर्ड है, यहाँ पर कितने लोग रिक्वायर्ड है। इस चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनाइजिंग, वी आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग इन अ बेटर वे। वी वांट की जो चेंज एक मतलब आ रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इंप्लीमेंट सही तरीके से करने के लिए व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर वी इंप्लीमेंटिंग हियर, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बिना आप चेंज कैसे लेकर आओगे, तो चेंज को लेकर आने के लिए पहले एक्टिविटीज पता होनी चाहिए ना कि एडवर्टाइजमेंट में क्या होगी और
सेल्स प्रमोशन में क्या क्या होंगी और कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। तो इस चेंज को अडेप्ट करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, काम को दोबारा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। भाई सबको उनका काम पता है, किसी को कोई डाउट नहीं है, काम ओवरलैप नहीं हो रहा, तो एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा आसान है। किसी का काम कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसी बंदे को पकड़ा जाएगा कि आपके भाई लिखा हुआ है जॉब प्रोफाइल में कि दिस वर्क बिलोंग्स टू यू, आपकी ड्यूटी है, जो कि ऑर्गेनाइजिंग में ऑलरेडी पहले हो चुका है। तो अगर काम पूरा नहीं हो रहा, अगर मार्केट से मटेरियल टाइम पे नहीं आ रहा, तो हम परचेज मैनेजर को पकड़ेंगे कि आपका काम है मटेरियल शुड बी अवेलेबल ऑन टाइम एट दिस प्लेस। सो एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। पर किसी को अगर कोई प्रॉपर बंदे को अपने काम नहीं दे रखा तो फिर किसको ब्लेम करोगे, किसको पकड़ोगे। तो मैनेजमेंट करना बड़ा आसान हो जाता है, सबके रोल क्लियर है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। अब अल्टीमेटली जो लोग कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हैं, हायर हुए हैं, जब उनके रोल क्लियर है, उनका काम डिवाइडेड है, उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो उस काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए, तो आपको एक तो बेनिफिट मिलेगा स्पेशलाइजेशन का, और उन लोगों की करियर में भी डेवलपमेंट हो रही है। जब आप लोगों से काम करवाते हो तो इट इज गुड फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। बेटा सुपीरियर खाली अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर नहीं देता ऐसे कर वैसे कर, वो एज अ ह्यूमन भी उनको मेंटोर करके उनको एज अ पर्सन भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। 10 में से 9 बॉस ऐसे ही होते हैं जो काम के साथ एम्प्लॉय का भी उतना ही ध्यान रखें। वो भी चाहेंगे कल को इनका प्रमोशन हो, वो भी चाहेंगे कि इनकी करियर की ग्रोथ हो, वो भी चाहेंगे इनके रेगुलरली ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हो ताकि नई टेक्नोलॉजी की इनको इन्फॉर्मेशन मिले, इनकी रेगुलर काउंसलिंग हो ताकि इनके जो पर्सनल गोल्स है वो अचीव हो। क्योंकि अगर आपके सुपीरियर्स ऐसा नहीं करेंगे तो हेनरी फ्योल्जी का एक प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। एम्प्लॉइज वही टिकना पसंद करेंगे जहां पर उनके गोल्स अचीव हो रहे हैं, जहां पर उनकी डेवलपमेंट हो रही है, और वो ऑर्गेनाइजिंग से हो पाता है। जब लोग अपना काम करेंगे ना तो उससे ऑटोमेटिकली उनकी उस पर्टिकुलर टास्क में डेवलपमेंट होगी जब उनके पर्सनल गोल्स अचीव होंगे। वर्कलोड कम होता है, नए नए मेथड वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे सेम काम को करने के लिए जिससे कॉस्ट कम हो। ठीक है, अब इन सब चीज़ों की वजह से आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड कर पाएगी और ग्रो कर पाएगी। आपको बेनिफिट मिल रहा है स्पेशलाइजेशन का, आप ऑप्टिमम तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, आपके यहाँ वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लियर हैं। ठीक है, आप चेंजेस को टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो। So ultimately, when the time will come, your organization can take the advantage of growth and expansion. So right now we have discussed the importance of organizing. The short form is code B. सबसे पहले clarity in working relationships, then O से optimum utilization of the resources, फिर बेटा आपका D से इसके अंदर आ जाता है development of personnel, E इसके अंदर 2 है, एक B में और एक E में, एक बेटा effective administration और एक expansion and growth, फिर बेटा B से the benefit of specialization, A से adaptation to change. So these are the reasons why काम को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम ऑन, CODBAE, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ द पर्सोनेल, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ विल बी रिपीटेड इन ई, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, एडेप्टेशन टू चेंज। आर वी क्लियर विद इट? ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स और निमोनिक्स हम एक क्लास स्पेसिफिकली इसके लिए भी रखेंगे जिसमें हम सारे चैप्टर्स के ये जो इंपॉर्टेंस, फीचर्स, लिमिटेशंस हैं हम कवर अप करेंगे। बट अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है कि खाली हमें टॉपिक को थॉरली समझना है ताकि हम केस स्टडीज या क्वेश्चन चाहे कैसा भी पूछ ले एग्जामिनर, हमें उसका रीड करते समझ में आ जाना चाहिए पहले तो किस चैप्टर से क्वेश्चन है, फिर कौन से कीवर्ड का हमें हिंट मिल रहा है, तो वी शुड बी एबल टू गिव द आंसर्स वन वी आर क्लियर विद द कंसेप्ट। नाउ अब मैं बोल सकता हूं कि ये चैप्टर फाइनली स्टार्ट हो रहा है। ये बेटा कंपनी का स्ट्रक्चर है, टॉप वाला पर्सन यहाँ हो गया, फिर उनके अंडर में ये डिपार्टमेंट्स है, फिर मिडल लेवल आ गए, फिर उनके सुपरवाइजर्स वगैरह आ गए, फिर उनके वर्कर्स आ जाएंगे। दैट्स हाउ स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। बेटा हर बंदे को उसकी ड्यूटी पता होगी, हाँ या ना? हर बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कंपनी में काम क्या है। अब जैसे ये पर्सन है मैनेजर, इनके अंडर में ये 2 लोग हैं। अब भाई इस बंदे को वो बंदा ऑर्डर नहीं देगा क्योंकि कौन सा प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड। पर ये सारे के सारे लोगों की डायरेक्शन क्या है, जो ओवरऑल कंपनी का गोल है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो स्मूथ तरीके से अचीव हो, इफेक्टिव तरीके से अचीव हो। द प्रिंसिपल इज सेट टू बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि सबकी डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए कि हमारा गोल कॉमन है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? वी मीन बाय दैट कि एवरीवन इज क्लियर विद देयर रोल्स, देयर इज नो कंफ्यूजन इन द क्लैरिटी ऑफ देयर वर्किंग रिलेशनशिप्स। सबकी ड्यूटीज असाइंड है प्रॉपर्ली, सबके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स वेल डिफाइंड है, और सब लोग का एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा आसान है। बट इसमें एक दिक्कत है, पता है क्या? इन लोगों को ना टॉप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। इन लोगों को वही काम करना है स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक जिस काम के लिए इनको रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक है। अब अगर आपकी कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो हो सकता है कि काफ़ी बार क्या हो कि एक पर्सन दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होकर एक्सपोजर ले डिफरेंट प्रोडक्ट का और उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिले। बट एक कंपनी अगर एक से सिंगल प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर कर रही होती है
तो आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। पर कल को अगर आपको टॉप मैनेजमेंट के लिए हायर करना होगा तो आप इंटरनल सोर्स की जगह प्रेफर करोगे किसी बाहर के बंदे को लेकर आना जिसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपका यहाँ पे फोकस खाली डिपार्टमेंट्स पे है, फंक्शंस पे है, रेदर देन दी प्रोडक्ट। आप चाहते हो कि हमारे यहाँ जो सेल्स का काम हो, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का, तो वही कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रक्चर में ड्रॉबैक हो जाता है जहां पर कंपनी खाली एक प्रोडक्ट बना रही होती है, वहां पर लोग एक्सपर्ट तो हो जाते हैं पर वो टॉप मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, पर इसका मीनिंग क्या होता है। एक ऐसा कंपनी का फ्रेमवर्क जिसमें सारे मैनेजमेंट के और ऑपरेशनल वर्क परफॉर्म करे जाए। तो मैनेजमेंट कैसे हो रही है, ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं कंपनी में, उसका जो फ्रेमवर्क होता है दैट इज सेड टू बी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स इन योर सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड। वैसे तो 7 से भी ज्यादा तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट 12th क्लास में खाली 2 रखे गए हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। सिंगल प्रोडक्ट कंपनी बनाएगी तो फंक्शनल फॉलो करेगी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट डिविजनल। बेटा फंक्शनल में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रोलेक्स, दे आर ओनली एंड ओनली इनटू वॉचेस। तो उनका जो भी मार्केटिंग होती है, जो भी उनका सेल्स है, वो उनका टॉप क्लास है, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, फंक्शनल में। डिविजनल में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स, बेस्ट एग्जांपल टाटा, ठीक है, दे आर इनटू सो मेनी वेंचर्स, सो इट विल बी डिविजनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अ कंपनी जहां पर खाली एक ही प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, एग्जाम्पल मैंने दिया आप लोगों को रोलेक्स, ठीक है। क्वालिटी ऐसी रखो कि और कोई उसको बीट ना कर पाए, बट गेस व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रोडक्ट फेल, कंपनी फेल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक कंपनी एक ही चीज बना रही है और अगर कल को वो चीज की डिमांड इतनी नहीं हो, मार्केट चेंज होता रहता है फॉर सम रीजन, तो आपको सरवाइव करवाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा, डिसकंटिन्यू, दूसरे में आ गए, पर दूसरे को पहले आपको बिल्ड तो करना पड़ेगा ना। सो इसीलिए जब कंपनी ग्रो करती है ना, तो इवेंचुअली फंक्शनल से शिफ्ट होकर डिविजनल पे चली जाती है। तो आज के टाइम पे ऐसी बहुत गिनी चुनी ही कंपनीज हैं जो खाली एक सिंगल प्रोडक्ट में है। जैसे स्विगी के बारे में हम जानते हैं, वो इंस्टामार्ट पर भी आ चुके हैं। जोमेटो के बारे में हम जानते हैं, उन्होंने ब्लिंकिट एक्वायर कर लिया है। तो भाई करना पड़ता है डाइवर्सिफिकेशन, कब तक आप एक सिंगल प्रोडक्ट पे टिके हुए रहोगे। पर अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट पे हो, फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो उसमें कुछ फायदे भी होते हैं, ठीक है। बेटा क्या किसी बच्चे को क्लास में से याद है, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी, कॉप DMF, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली किस में थी, प्लानिंग के फीचर्स में थी। वेरी गुड, आई एम ग्लैड कि ऑल ऑफ यू रिमेंबर, ठीक है। अब उसमें अल्टीमेटली आपके जो पॉइंट्स थे, परवेसिव होता है, प्राइमरी होता है, डिसीजन मेकिंग, तो वो फ्यूचरिस्ट, तो वो सब प्लानिंग के क्या थे, फीचर्स थे। मैंने वहां कहा था थोड़ा सा उससे मिलता जुलता आगे भी आएगा जो इसमें है। अल्टीमेटली आप इसको बना सकते हो, ठीक है। मैं अगर इसको ही थोड़ा उस तरीके से डिजाइन करूं, जैसे उसमें आपका क्या था, कॉप DMF, ठीक है। तो DM आप इसमें ले लो, ठीक है। इसका D और M आप इसमें से कट करो, DM आप इसमें ले सकते हैं। लेट मी जस्ट मेक अ शॉर्ट फॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू फटाफट से। सो D और M अगर यहाँ पे कट हो गया तो DM यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ले लो COTF, ठीक है, कॉट DMF, ऐसे बना लो। क्या है ये, फंक्शनल स्ट्रक्चर के फायदे हैं। जैसे प्लानिंग के फीचर से कॉप DMF, ठीक है, तो उससे ही थोड़ा सा रिलेटेड वी कैन टेक, इट हैज कॉट DMF। अब नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट, बेटा एक एक करके पहले समझते हैं, फिर शॉर्ट फॉर्म पर आएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन, अगर लोग एक ही काम कर रहे हैं, उनसे आप एक से ज्यादा काम नहीं करवा रहे हो, मतलब सेल्स वाले का ट्रांसफर नहीं करोगे प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन वाले का ट्रांसफर नहीं करोगे फाइनेंस में, तो इसी रीजन की वजह से उनकी ट्रेनिंग करवाना बड़ा ही आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको एक ही काम आप करवाओगे, उनको आप 360 नहीं घुमा रहे हो कि आज सेल्स में हो, कल प्रोडक्शन में, परसों फाइनेंस में, फिर HR में। इतना जल्दी तो वैसे भी नहीं होता, बट थोड़ा बहुत ट्रांसफर करना उसके ट्रेनिंग के लिए जरूरी भी हो जाता है, जो कि ऐसी स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है जहां पर कंपनी खाली एक ही प्रोडक्ट बना रही है। व्हाट आर वी डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग द एडवांटेजेस ऑफ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहां पर कंपनी खाली सिंगल प्रोडक्ट बना रही होती है। तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग करवाना उन लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन निकल कर आती है, लोग जो भी काम करेंगे वो उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। एक ही काम कर रहे हैं तो उस फील्ड में ईयर बाय ईयर दे विल गेट मोर स्पेशलाइज्ड। मैनेजीरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उनकी मैनेजमेंट की स्किल्स और काम करने की स्किल्स बढ़ जाएंगी। आपको अगर बोला जाए रोज एक ही काम करना है, तो और अगर आप उसको बहुत मेहनत से करो, अगर आपकी ट्रेनिंग सही हो रखी है, तो आप उसमें नए तरीके निकाल लोगे काम को करने में, रिस्क कम होगा गलतियों का और एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, तो उससे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होगा, एफिशिएंसी आपकी बेटर होगी। एंड देन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना भी जी आसान रहेगा डिपार्टमेंट के अंडर, क्योंकि सब लोगों को उनकी ड्यूटीज क्लियर है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है।
कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एज अ रिजल्ट कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर वेल मेंटेन रहेगा। डुप्लीकेशन इसमें होगा नहीं, क्योंकि हर कोई अपना काम कर रहा है, दूसरों से कोई मतलब नहीं है किसी को। एंड देन हर एक फंक्शन को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अटेंशन दी जाएगी। सेल्स हो, प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, सब अपना काम कर रहे हैं, सबकी ट्रेनिंग अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए हुई है। तो वो जो काम परफॉर्म करके देंगे वो बिल्कुल टॉप क्लास होगा। तो बेटा इसको हम जरा वन बाय वन देख लेते हैं। तो बेटा सी से आपका इसके अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा। फिर बेटा आपके जो अल्टीमेटली स्पेशलाइजेशन है काम को लेकर, ऑक्यूपेशन को लेकर, वो आपको बेनिफिट देगी। ट्रेनिंग करवाना आपके लिए आसान है, यहाँ पे कोई आपको इसमें डिफिकल्टीज आएंगी नहीं। डी से बेटा आपका इसमें आ जाएगा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इसमें नहीं होगा, सब लोग अपने में लगे हुए। मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पर आपकी मेंटेन रहेगी और हर फंक्शन को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अटेंशन दी जाएगी। ठीक है, इफ यू वांट टू रिमेंबर इट दिस वे यू कैन, इफ यू वांट टू रिमेंबर बाय सीक्वेंस बाय योरसेल्फ वैसे कर सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। बट फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजिंग की जो शॉर्ट फॉर्म है वो थोड़ी सी सिमिलर है। उसमें कॉप डीएमएफ, इसमें कॉट डीएमएफ। पी उसमें दो थे, परवेसिव और प्राइमरी, इसमें खाली टी है, ट्रेनिंग करवाना आसान है। बट बाकी और कोई भी इसमें, उसमें एफ से फ्यूचरिस्टिक था, इसमें एफ से क्या है बेटा, फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन मिलती है। आगे चल सकते हैं, ये बेनिफिट्स है फंक्शनल स्ट्रक्चर के। चलिए बेटा आगे, तो कॉट डीएमएफ से याद कीजिएगा इसको। डिसएडवांटेजेस क्या बेटा स्ट्रक्चर के होते हैं, आप लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। हर डिपार्टमेंट को लगेगा कि हम ही बॉस हैं, हमारे डिपार्टमेंट से ऊपर तो कोई है नहीं, तो काफी बार ना उनको कोऑर्डिनेट करवाने में दिक्कत हो जाती है। देखो वहां क्या लिखा हुआ था, मैं एक बार ना जरा पीछे वापस चलना चाहूंगा और मैं ये चीज दिखाना चाहूंगा। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ध्यान से देखना, विद इन अ डिपार्टमेंट विल बी इजी। अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें, आपस में उन्हें बड़ा भाईचारा होगा। बट जब हम बात करें सेल्स और प्रोडक्शन की, तो उनमें दिक्कत क्लैश हो सकती है, क्योंकि सेल वालों को लगेगा हम इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन वालों को लगेगा हम इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन बेटा जी एक ऐसा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा जो एक बेनिफिट भी है और जो अल्टीमेटली एक डीमेरिट में भी है, कि उनके जो इंटरेस्ट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ हद तक कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट लोग कोऑर्डिनेशन के लिए वॉलंटियर इतना आसानी से नहीं करेंगे कि सब अपने में एक्सपर्ट खुद को मानेंगे, हम तो सेल्स में एक्सपर्ट है, हम फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एचआर में। तो एट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर उनको कॉपरेट करना चाहिए, म्यूचुअली किसी अग्रीमेंट पर आना चाहिए, वहां पर उनको कॉमन ग्राउंड्स पे लेके आने में दिक्कत हुई, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट है वो क्या हो रहे होंगे, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होंगे। और जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना, वो ओवरऑल एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को थोड़ी कम फोकस करता है और फंक्शंस को ज्यादा फोकस करता है कि यार सेल का काम बढ़िया हो, प्रोडक्शन का बढ़िया हो, फाइनेंस का बढ़िया हो। फिर आप लोग बोलोगे तो सर ओवरऑल भी तो बढ़िया होगा, पर अगर वो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, म्यूचुअली अग्रीमेंट पर आने में दिक्कत होगी, तो वहां दिक्कत होगी। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए भी कोई हेड इसमें होना चाहिए, जो अल्टीमेटली आप एचआर को दे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, आप उसको हैंडल करोगे, आप जज बनके किसी कंक्लूजन पर आओगे, किसकी बात सही है, किसकी बात कितनी करेक्ट है, अकॉर्डिंगली यू विल बी टेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन। तो आप इस डीमेरिट को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आपका इसके अंदर आ जाता है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी है। भाई बंदे को आपने जिंदगी भर एक ही चीज सिखाई है, आपने उसको सेल्स वाले को सेल्स सिखाया, प्रोडक्शन को प्रोडक्शन, तो कल को अगर आपको मान लो सेल्स वाले असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है, लेट्स सपोज आपके यहाँ वैकेंसी हुई मार्केटिंग मैनेजर की, पर बेचारे उस असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को 10 साल हो गए कंपनी में काम करते, पर आपने उसको कभी मार्केटिंग का एक्सपोजर दिया ही नहीं। अब वो मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन जो आपका असिस्टेंट सेल्स मैनेजर डिजर्व करता है ना 10 साल काम करने के बाद, उस पोजीशन को उस बेचारे को देने के बजाय आप किसी आउटसाइडर से फिल करना प्रेफर करोगे, क्योंकि आपके यहाँ जो इनसाइडर लोग हैं उनकी उस लेवल की ट्रेनिंग, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी, अंदर के लोग मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रमोट या ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बड़ी लिमिटेड हुई है। ठीक है, तो इसको हम याद कर सकते हैं ऑयल से या फिर आई ऑयल से। मैं आपको सजेशन दूंगा ऑयल से आप इसको याद रख लो, बस ऑयल की स्पेलिंग में आई 2 बार आ गया। ठीक है, अब अल्टीमेटली इसमें क्या आ रहा है, तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। बेटा आई से तो इनफ्लेक्सिबिलिटी आप लोग याद कीजिए। ठीक है, फिर जो ओवरऑल एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उस पर एम्फेसाइज कम रखा गया है और ज्यादा एम्फेसाइज किस पे रखा गया है बेटा जी, फंक्शनल हेड, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स पे ज्यादा फोकस है और कम एम्फेसाइज है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे। फिर बेटा एक आपका आई और आया था जिसके अंदर आपका था इंटरेस्ट में वो लोग कॉन्फ्लिक्ट करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट विल लेड टू प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो जो इसके एडवांटेजेस थे कॉट डीएमएफ से याद कर लीजिए फंक्शनल स्ट्रक्चर के, और जो फंक्शनल स्ट्रक्चर में दिक्कत है आप उसको बेटा जी ऑयल के साथ याद कर लीजिए कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से ज्यादा जो हमारा फोकस है वो फंक्शंस पे चला जाता है,
और इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कि आप एम्प्लॉइज को दूसरे डिपार्टमेंट्स में सुपीरियर पोजीशन दो या ट्रांसफर करो, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है करना। इंटरेस्ट में उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसकी वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लेड्स टू प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है। अब कोऑर्डिनेशन मैंने बताया मेरिट्स में भी है और डीमेरिट में भी है। उसमें जो कॉड डीएमएफ में पहले जो सी है वो कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन के लिए है, और यहाँ पे जो एल है वो लेड्स टू कोऑर्डिनेशन के लिए, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के लिए। तो ये तो बेटा थे फंक्शनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब फटाफट से जानिए ये सूटेबल कब होता है, जब कंपनी का जो फोकस है वो है कि जो भी काम हो वो एक्सपर्ट लोग करें, स्पेशलिस्ट लोग करें, तब आप ऐसे स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कीजिए। और जब कंपनी का स्केल बढ़ा है, रोलेक्स इज क्वाइट अ बिग कंपनी विच इज ओनली एन इनटू श्रेष्ठ वॉचेस, सो एज अ रिजल्ट या वॉचेस, तो अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट उनकी जो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है लोगों की, कि वो उस कंपनी को वहां तक लेकर गए, इन दैट केस दे आर कंसिडर्ड एज स्पेशलिस्ट। तो जब वो फंक्शंस में चाहिए स्पेशलाइजेशन, गो विद ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल का दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, जहां पर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में एंटर कर जाती है। जैसे टाटा इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट थिंग। अब इस कंपनी में क्या होगा कि एक प्रेसिडेंट हो गया, सीईओ हो गया, जो भी हो गया, तो उसका एक प्रोडक्ट ये रहा, दूसरा प्रोडक्ट उनका बेटा जी ये रहा, तीसरा प्रोडक्ट ये रहा, ठीक है। फिर इस प्रोडक्ट में भी R&D चल रहा है, मैन्युफैक्चर मार्केटिंग, फिर सेम यहां पर और सेम वहां पर। सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेटा इसमें है कि डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, सेम काम अलग अलग जगह हो रहा है और कंपनी एक ही है। पर भाई जो टाटा मोटर्स की मार्केटिंग टीम कर रही है, वो सेम टीम बेटा टाटा स्काई की तो मार्केटिंग नहीं करेगी ना। जो टीम बेटा अल्टीमेटली ताज होटल की मार्केटिंग करेगी बेटा, वो टीम अल्टीमेटली टाटा की और किसी प्रोडक्ट को मार्केट नहीं करेगी। हाँ जी, Adidas is actually into division because although they are into sports wear, but in sports also they have different division for shoes, they have different division for apparel, they have different division for different products, like they have also shakers for protein shakes and all। तो उनका जो मतलब उनका प्रोडक्ट तो नहीं है प्रोटीन शेक, बट जो उनका शेकर वगैरह होते हैं तो उनके वो सेगमेंट अलग अलग है। सो दे आर बेटर इन डिविजन बिकॉज उनका अपैरल का अलग है, एक्सेसरीज का अलग है, सो दे आर इनटू वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट। सो डिविजनल स्ट्रक्चर, मैं तो बेटा यही बोलूंगा कि आज के टाइम पे ना बहुत गिनती की कंपनी है इक्की दुक्की जो फंक्शनल फॉलो कर रही है, डिविजनल पे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। क्योंकि अगर एडिडास कंपनी के जैसे कल को अगर कोई टी शर्ट इतनी सेल नहीं हुई तो वो किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे? शूज़ पे। शूज़ अगर उनके इतने नहीं चलेंगे तो फिर वो शेकर्स पे फोकस करेंगे, शेकर्स चलेंगे तो बाकी एक्सेसरीज उनके मेरे ख्याल में रिस्ट बैंड वगैरह भी आते हैं तो उन सब पे फोकस करेंगे। तो डिवीजन आपको करना पड़ता है, कब तक आप एक प्रोडक्ट के भरोसे बैठे रहोगे। तो डिविजनल स्ट्रक्चर का बेस्ट डेफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चर इन विच देयर आर मल्टीपल फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हर एक प्रोडक्ट का अपना क्या हो जाए? फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे टाटा स्काई का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ताज होटल का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है, टाटा मोटर्स का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है, बिग बास्केट का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो ये सब किसके अंडर? टाटा के अंडर ही है। सो ऑल द अम्ब्रेला इज अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर, डिवीजन हो रखी है इन सबकी। इसमें पता दिक्कत क्या होती है? हर एक डिवीजन का ना अलग हेड होता है, ठीक है। अब तो रतन टाटा सर नहीं है 2025 में, सो अभी उनके हाफ ब्रदर जो नोएल टाटा सर है वो उसको हैंडल कर रहे हैं। पर क्या सारे फैसले वही लेते हैं? या टाटा मोटर का कोई हेड होगा, या ताज होटल का कोई हेड होगा, टाटा स्काई का कोई हेड होगा, बिग बास्केट का कोई हेड होगा जो उस चीज को मॉनिटर करते होंगे कि अल्टीमेट डिसीजन हाँ या ना होगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट काफी बार ये जो हेड होता है ना वो अपने इंटरेस्ट में फैसले ले लेता है जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं हो। इससे ये दिक्कत भी आती है कि टाटा स्काई वाले बोल रहे हैं हमें एक्सपैंड करना है, टाटा मोटर वाले बोल रहे हैं हमें एक्सपैंड करना है। अब टाटा फंड ज़्यादा किसको दे? टाटा स्काई को कि टाटा मोटर को? तो उसमें भी फिर डिफिकल्टीज आ जाती हैं और कॉस्ट भी डबल लग रही है। मार्केटिंग दोनों में आपने रखा हुआ है, फाइनेंस आपने दोनों में रखा है, सेल्स आपने दोनों में रखा है, पर ये चीज़ें दे आर बाउंड टू हैपन, ठीक है। अब कुछ चीज़ों के बेनिफिट्स और आप डीमेरिट्स पढ़ रहे हो, दे आर मोर ऑफ फीचर्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स दैट वी गेट आउट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। बेटा प्रोडक्ट और टॉप क्लास मिलेगा। प्रोडक्ट टॉप क्लास क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने हर डिवीजन के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर डाला हुआ है, तो वो जो अल्टीमेट आपको रिजल्ट देंगे वो बेटा टॉप क्लास होगा। जो भी प्रॉफिट्स होंगे, रेवेन्यू होंगे, उनके लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है? टाटा, या फिर जो टाटा प्रोवाइड कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हेड। अब टाटा मोटर्स अगर सक्सेसफुल है या नहीं है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेट टाटा के चेयरमैन को नहीं, हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे टाटा मोटर को जो हेड कर रहा है इस टाइम पे। इज इट अंडरस्टूड? सो जो डिवीजन का पर्टिकुलर हेड होता है ना, किसी पर्टिकुलर अगर टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर पर अगर हमें सर्विस नहीं मिल रही तो वी वोंट बी ब्लेमिंग टाटा फॉर दैट, वी विल बी ब्लेमिंग द हेड हु इज मेंटेनिंग दैट सर्विस सेंटर ना। हम बोलते हैं मैनेजर को बुलाओ जरा,
या फिर हेड को बुलाओ, सो दैट पर्सन इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड और पुअर सर्विस। तो चाहे किसी भी पर्टिकुलर उनकी चेन का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके लिए ओवरऑल कंपनी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाता है? उस डिवीजन का पर्टिकुलर जो हेड कर रहा होता है उसको, ठीक है। फिर बेटा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फंक्शनल, क्योंकि ना यहाँ पर लोगों को ना अलग अलग ट्रेनिंग मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लो बिग बास्केट का डिलीवरी बॉय बोलता है कि मुझे तो अब डिलीवरी करनी नहीं है, मुझे तो अब थोड़ा सा ना एयरलाइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और लेट्स सपोज कि उसके पास कोई सुपरविजन की डिग्री भी है एयरलाइंस में, तो अल्टीमेटली वो अप्लाई कर सकते हैं। और टाटा वालों की बेटा अपनी एयर इंडिया एयरलाइंस है, और वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको सेट करा जा सकता है, तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। अब आप लोग बोलोगे सर डिलीवरी बॉय सर कहाँ वहाँ जा पाएंगे? अब डिलीवरी बॉय चलो अगर बिग बास्केट में वो सुपरवाइज कर लेगा कहीं, अगर वहाँ पे उसको क्लर्क की पोजीशन चाहिए रेदर देन डिलीवरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अगर वो सुपरविजन करना है तो वो वहाँ पर प्रमोट करा जा सकता है, जगह है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है। मतलब चलो अगर टाटा मतलब बिग बास्केट से अगर एयर इंडिया नहीं, टाटा स्काई में चला जाएगा, स्टारबक्स में चला जाएगा, कहीं ना कहीं तो सेट हो सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर है। पर रोलेक्स में कैसे करोगे? क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट उनका एक ही है, तो वहाँ पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। यहाँ पर क्या ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि एक तो कंपनी की चेन बहुत बड़ी है, और इंटरनली भी कंपनी कोशिश करती है कि लोगों को मल्टीपल ट्रेनिंग दे रेदर देन इनटू अ सिंगल प्रोडक्ट। सो एक्सपोजर ज़्यादा बेटर मिलता है इसमें। और एक्सपेंशन और ग्रोथ करो आप। अभी जैसे टाटा वाले सोच रहे थे बिस्लरी को एक्वायर करने का, पर देन दे कैंसल द डील एंड देन दे इंट्रोड्यूस देयर ओन वाटर। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट और नॉट। टाटा कॉपर, उन्होंने अपना खुद का मतलब ब्रांड निकाला। सो क्या टाटा कॉपर को इंट्रोड्यूस करने से टाटा सॉल्ट पे कोई फर्क पड़ा? क्या टाटा स्काई पे कोई फर्क पड़ा? क्या एयर इंडिया पे कोई फर्क पड़ा? तो आपकी ऑलरेडी चेन चल रही है, तो अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है ना अंडर द अम्ब्रेला, तो बाकी प्रोडक्ट आपके इससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होते, तो एक्सपैंड करना इसमें आसान रहता है। ठीक है जी, कोई डिफिकल्टी इसमें? तो बेटा इसमें 3 बार तो पी आ गया, 3 बार पी आ गया, एक प्रॉफिट के लिए आ गया, एक प्रोडक्ट के लिए इसके अंदर आ गया, और एक प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आ गया। तो 3 बार तो इसमें क्या आ गया है? पी आ गया। और बेटा लास्ट में जो आपका एफ था, फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। आप इसको अगर फैसिलिटेट से याद नहीं करना चाहते तो आप इसको एक्सपेंशन से कर लो, 3P बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो अल्टीमेटली पी की स्पेलिंग भी जो होती है, मतलब स्पेलिंग तो क्या ही होती है, अच्छा लेटर, बट जब हम ओरली उसको प्रोनाउंस करते हैं पी, तो उसमें एंड में ई निकल जाता है ना मुंह से, तो अब इसको ऐसे याद कर लो। आई थिंक एफ से थोड़ा बेटर आपको याद रहेगा। अभी हमने क्या पढ़े? डिविजनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स। फटाफट से मुझे बताओ फंक्शनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? कॉट, डीएम, एफ। फंक्शनल स्ट्रक्चर के डी मेरिट्स की क्या शॉर्ट फॉर्म थी? ऑयल। डिविजनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स की क्या फुल फॉर्म है? 3PE, 3P। ठीक है, पी पहला बेटा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, दूसरा प्रॉफिट के लिए, तीसरा प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी, बेटा लास्ट में ये एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। चले आगे, इसका नुकसान क्या क्या है? डिविजनल हेड जो रहेगा वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है। टाटा मोटर वाला क्या बोलेगा सर्विस सेंटर वाला कि अच्छा सर्विस जल्दी करवानी है, 2000 रुपये मुझे ऊपर दो, 1 घंटे में सर्विस करा के देता हूँ। मतलब समझोगे क्या हो रहा है? वो अपनी पावर का क्या कर रहा है वहां पर? मिसयूज कर रहा है। तो वो चीजें इसमें पॉसिबल है। पर फंक्शनल में तो ना जो टॉप मैनेजर होगा, कंपनी का स्केल मतलब बड़ा जरूर है, बट प्रोडक्ट एक ही है, तो वहां पे सुपरविजन कंपेयर टू डिवीजन ज्यादा आसान है। बेटा नोएल टाटा सर कहाँ कहाँ खड़े हो जाएंगे जा जाके, एक ही पर्सन है ना। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम इज व्हाट? प्रॉब्लम इज अल्टीमेटली कि आप इसमें मैनेजमेंट इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने डिविजनल हेड को बहुत लूज हेड दे रखा है फैसले लेने के लिए, और वो फैसला काफी बार अपने फेवर में ले सकता है। और इनमें जो डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स हैं उनमें ही आपस में नहीं बनेगी। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा सनसिल्क एंड डव बोथ आर अंडर द वन कंपनी यूनिलीवर, और उसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर सनसिल्क वाले बोलेंगे हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो फिर डव वाले बोलेंगे हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है। यूनिलीवर किसको ज्यादा पैसे दे, डव को या फिर सनसिल्क को? वहां पर उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके सेम काम अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। मार्केटिंग का काम टाटा मोटर में भी है, मार्केटिंग का काम एयर इंडिया में भी, आपस में काफी बार क्या हो सकता है उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड देन इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद अथॉरिटी टू सुपरवाइज। अब इस अथॉरिटी का वो लोग मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सुपरविजन उसमें बहुत मैटर करता है किस तरीके से करा जा रहा है। तो इसीलिए ये सूटेबल बेटा तभी माना जाएगा अगर आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं और आप चाहते हो आपको हर एक प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड हो लोगों के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई है इसकी? CCP। ठीक है, कनॉट प्लेस में जाके खाई हमने चॉकलेट, शॉर्ट फॉर्म बना लो इसकी। ठीक है, तो इसमें अल्टीमेटली बेटा कॉन्फ्लिक्ट होगा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, एंड अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि सेम काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मतलब अलग अलग डिविजन्स में सेम काम चल रहे हैं। मार्केटिंग यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, सेल्स वहाँ भी, यहाँ भी, तो कॉस्ट बढ़ गई, और इस वजह से डिपार्टमेंट्स में डिविजन्स में कॉन्फ्लिक्ट भी आएगी, पैसे हमें दो, पैसे हमें दो। पी से क्या था हमारा बेटा इसके अंदर
कि इसमें अल्टीमेटली पावर का मिसयूज करा जा सकता है बाय दी डिविजनल हेड। डिविजनल हेड बोलेगा कि मैं जैसा बोलूंगा जी वैसे ही चलेगा, कंपनी तो बाद में आती है, पहले तो सामने क्लाइंट से मैं डील कर रहा हूँ, तो जैसा मैं बोलूंगा वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए मिसयूज पावर का कर सकता है, तो पावर का मिसयूज इसमें हो सकता है। ठीक है, फटाफट से बेटा जी याद करेंगे, डीमेरिट्स इसके हो गए सीपीसी एंड अल्टीमेटली या पीसीसी, वॉट एवर यू वांट टू रिमेंबर। और मेरिट्स हमने इसके करे थे, कैन एनीवन रिमेंबर, इसके जस्ट हमने पहले ही करे थे 3P, दैट्स इट। ठीक है, जब हम जाते हैं आपके साथ फंक्शनल स्ट्रक्चर में पीछे थोड़ा सा, तो कॉट डीएमएफ से हमने उसके एडवांटेजेस याद करे थे, लिमिटेशन के लिए हमने ऑयल याद करे, इसमें स्पेलिंग में डबल आई आया था। फिर हम अभी आए थे डिविजनल स्ट्रक्चर पे, जिसमें हमने इसके बेनिफिट्स करे विद द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 3P, सिंपल। और बेटा इसके अल्टीमेटली डीमेरिट्स है, कनॉट प्लेस में जाकर खाई हमने चॉकलेट। ठीक है, CPC। चलो आगे अब चलेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जहां पर सब लोग बात एक दूसरे से तभी करेंगे जब उनको अथॉरिटी है। इट्स नॉट अ पार्क वेयर यू कैन टॉक विद एनीवन यू वांट टू, यू कैन ओनली टॉक विद whom यू आर अलाउड टू। स्केलर चेन बोलते हैं ना हेनरी फॉयल इसको, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है कि यहाँ पर जो बेटा फोकस करा जाता है वो वर्क पे करा जाता है रेदर देन पर्सनल रिलेशन। अपनी आपस की बातचीतें बाद में हो और फोकस करा जाए कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे, और आप उन्हीं से कम्युनिकेट करो जो आपके इमीडिएट सुपीरियर है, इमीडिएट सबऑर्डिनेट है, या फिर जिनके साथ आपको परमिशन दी गई है बात करने के लिए, उन लोगों के अलावा आप और किसी थर्ड पर्सन से जाके बात नहीं करोगे। टाइम काउंट्स। तो इसके क्या फीचर्स हैं बेटा जी? इसके बेटा फीचर्स ये बनकर आते हैं, सबसे पहले तो वर्किंग रिलेशनशिप यहाँ पर क्लियर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, बहुत वेल डिफाइंड यहाँ पर करे जाते हैं। इट इज अ मीन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाइड इन द प्लान्स एज डाउन द रूल्स। अब यहाँ पर जो भी मतलब कम्युनिकेशन का नेटवर्क सेट करा जाता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के टुवर्ड सेट करा जाता है कि हमारा अल्टीमेट ये गोल है। अकॉर्डिंग टू दैट सेल्स वाला पर्सन अपने असिस्टेंट से बात करेगा, प्रोडक्शन वालों से उसकी बातचीत नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई वी डू इट, सो दैट गोल्स हमारे इफेक्टिव तरीके से अचीव हो। हर डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेटेड रखने के लिए, इंटरलिंक्ड रखने के लिए हम फॉर्मल चेन बनाते हैं, वरना अगर हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा फ्री हैंड दे देंगे तो उनमें फिर ग्रजेस हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं, फिर वही उनकी गॉसिप्स वगैरह शेयर होगी और उससे लॉन्ग टाइम में काम पे इफेक्ट आएगा, कंपनी पे इफेक्ट आएगा। डेलिबरेटली टॉप मैनेजमेंट इसको डिजाइन करती है ताकि गोल्स स्मूथ तरीके से अचीव हो, सोच समझ के कॉन्शियसली ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि लोग फ्री फ्लो में बात ना करें, बात करें तो किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू कम्युनिकेट करें। एंड लास्टली एम्फेसाइज काम पे होगा, पर्सनल रिलेशन तुम्हारे सेकेंडरी आते हैं, मेन प्राइमरी है कंपनी का ऑब्जेक्टिव, पर्सनल रिलेशन सेकेंडरी। बट ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना लॉन्ग टाइम में थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, तो थोड़ा सा फ्री हैंड देना जरूरी है। मे बी ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, मे बी मतलब अल्टीमेटली इन बिटवीन, समटाइम्स इट्स ओके, बट इफ इट इज हैपनिंग क्वाइट टू ऑफन तो एम्प्लॉयज को रियलाइज करवाना जरूरी है यू आर इन अ फॉर्मल प्लेस एंड यू हैव टू बी मोर इन डिसिप्लिन। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखो फॉर्मल तो हर ऑर्गेनाइजेशन होती है, आई एम नॉट सेइंग कि ये ऑप्शन है, फॉर्मल तो रखना ही पड़ेगा। अगर बॉस में और जूनियर में इनफॉर्मेलिटी ज्यादा है तो गोल्स तो बहुत बाद में अचीव होंगे, पहले तो उनकी आपस में बातचीत होगी कि कब चलना है क्रिकेट खेलने, कब चलना है मोमोज खाने, तो वो चीजें कंपनी के गोल अचीव नहीं करवा पाएंगे। तो आपको अल्टीमेटली पहले काम करना है कंपनी के लिए, फिर उसके बाद कंपनी के बाद आप दोस्तों during the working hours you are subordinate and superior, it should be clear, or maybe a colleagues, but it should be well defined. Moving further to the benefits, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ा आसान है। सुपीरियर ने बोला ये काम हो जाना चाहिए, सबऑर्डिनेट के पास ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप इज वेल डिफाइंड, ही इज द सुपीरियर, ही इज द सबऑर्डिनेट, जो काम दिया जाएगा करना पड़ेगा सबऑर्डिनेट को, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, डाउट नहीं है ना, वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर है, भाई आप बॉस हो आप जूनियर हो, तो इट्स क्वाइट क्लैरिफाइड। यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन्ड है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा क्लियरली बोला जाता है आपको ऑर्डर कौन देगा, आपके ऊपर दो लोग खड़े नहीं करे जाएंगे, ओनली वन पर्सन विल बी ऑब्लिगेटेड टू गिव यू ऑर्डर, नॉट मल्टीपल, तो इसमें वो चीज रहती है। बट काफी बार इनफॉर्मल होती है, तो क्या होगा कि काफी बार असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को सेल्स मैनेजर आके अपना काम करवा रहा है कि यार तू तो मेरा चल दोस्त है, ये काम मेरा कर दे, मेरे को जाना पड़ रहा है किसी काम से, तो वो इनफॉर्मल में हो सकता है, फॉर्मल में नहीं होगा, यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहेगी। इफेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट, अब सब लोग अपने काम पे फोकस है, आपस में बातचीत फालतू भी कर नहीं रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं, तो गोल अचीव ढंग से हो पाएगा। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू दी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबिलिटी रहेगी जब लोगों का काम फोकस काम पे रहेगा, रिलेशन पे नहीं रहेगा, तो उनमें ग्रजेस भी नहीं होंगे, डिस्प्यूट भी नहीं होंगे, गोल को अचीव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो आर वी क्लियर विद द बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? ये तो कोई शॉर्ट फॉर्म की जरूरत भी नहीं है, बड़े आसान सी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना आसान है, मैं तो बल्कि ये भी बोलूँगा चेंजेस को इंप्लीमेंट करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जैसा बोलोगे वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अल्टीमेटली वर्क पे फोकस है, तो गोल्स बड़े स्मूथ तरीके से आप अचीव इसके अंदर कर पाएंगे। एंड देन कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को कि कौन किसको ऑर्डर लेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, और इसके अंदर बेटा यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहेगी। आर वी क्लियर विद इट? ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे।
डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा जो ये रहता है ना, इससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों का एम्फेसाइज सिर्फ वर्क पे है और उसकी एफिशिएंसी पे डिक्लाइन आ सकता है, बिकॉज उनको आप सोशल लिबर्टी नहीं दे रहे हो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। सो अल्टीमेटली यूनिटी ऑफ कमांड होने, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से चेन बन जाती है, जिससे क्या होता है टाइम डिसीजन में भी बढ़ जाएगा कि अल्टीमेटली आपको कोई डिसीजन लेना है टॉप से, तो पहले आप उनको उनसे मीटिंग का पूछोगे कब आके आप उनसे बात करो, वो पर्टिकुलर टाइम बताएंगे, फिर आप जाके उनसे बात करोगे, फिर आपको डिसीजन लोगे। वैसे इनफॉर्मल में क्या होगा कि आपको थोड़ा फ्री हैंड दिया जाएगा डिसीजन लेने के लिए, तो इतना टाइम फैसले लेने में नहीं लगेगा। पुअर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो क्रिएटिव लोग हैं उनको आगे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको आपने अलाउ ही नहीं करा सजेशंस के लिए, जैसा आप बोलोगे वैसा उन्हें करना पड़ेगा, तो क्रिएटिव लोगों का टैलेंट यहाँ खराब करा जा सकता है। हमने प्लानिंग की लिमिटेशन करी थी DTSRCC, उसमें सी क्या था, प्लानिंग लेट्स टू रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ठीक है, तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं उसमें रिड्यूस हो जाती है। वाई? जब सुपीरियर आपके प्लान्स को मतलब अप्रिशिएट नहीं करता तो क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है, नेक्स्ट टाइम आप सजेशन ही नहीं देते हो, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। डिफिकल्ट होता है इसमें अल्टीमेटली अंडरस्टैंड करना ह्यूमन रिलेशंस को, क्योंकि आपने उनको अलाउ कर ही नहीं रखा, आपने उनको बोला हुआ है आप सुपीरियर या सबऑर्डिनेट, एंड एज अ रिजल्ट आपस में उनके रिलेशनशिप बिल्ड हो नहीं पाते हैं, फॉर विच वो अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कुछ हद तक नहीं कर पाते हैं। अब धीरे धीरे जब ऑर्गेनाइजेशन का स्केल बढ़ता है, लोगों को एक दूसरे के साथ जान के टाइम हो जाता है, तो वो कंपनी किस में शिफ्ट हो जाती है, इनफॉर्मल में। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में नहीं बोलती कि हमारा कल्चर तो बिल्कुल इनफॉर्मल है, सब भाई है, सब एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, नॉट लाइक दैट। ओवर द टाइम इट ऑटोमेटिकली हैपेंस, ग्रुप बन जाते हैं, पर उसमें दिक्कत ये है कि वो र्यूमर्स वगैरह स्प्रेड होते हैं और एक ना ग्रुप का नॉर्म बन जाता है कि भाई हम तो इतना काम कर लेते हैं, तो इतना भी नहीं कर पा रहे, तो उस चक्कर में क्या होता है कि उनकी एफिशिएंसी उससे और खराब हो सकती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है उन्हें कि यार हम पहले कर रहे थे हम नहीं कर पा रहे, या हमारे दोस्त हमसे ज़्यादा कर रहे हैं हम उनसे कम कर रहे हैं, तो वो इसमें दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसके फायदे भी हैं, पर पहले इसका फीचर क्या है। मैंने क्या बात बोली कि पहले हर एक कंपनी क्या होती है, फॉर्मल, फिर धीरे धीरे वो किस में शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, इनफॉर्मल, तो इसका ओरिजिन फॉर्मल से ही होता है, बट ओवर द ईयर्स ओवर द मंथ्स ऑर्गेनाइजेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन इनफॉर्मल वन। फिर बेटा जी जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो ग्रुप से क्रिएट होता है रेदर देन फॉर्मल अथॉरिटी, कि अल्टीमेटली मान लो सेल का असिस्टेंट मैनेजर, प्रोडक्शन का और फाइनेंस वालों का, तीनों आपस में दोस्त हैं और तीनों आपस में बात करते हैं कि उनका कितना बोनस मिला पिछले महीने, तो उनमें क्या हो गया, एक अपना नॉर्म बन गया कि जो सबसे ज्यादा बोनस अर्न कर रहा है वो उतना ज्यादा कैपेबल है। तो कंपनी ने तो ऐसा कुछ उनके तीनों में कर नहीं रखा, वो तीनों ने अपना आपस में कर लिया। तो इसका फीचर है कि लोग आपस में अपने स्टैंडर्ड सेट करके बैठ जाते हैं ग्रुप नॉर्म से। इंडिपेंडेंट चैनल है, डिपेंडेंट नहीं है कि आप इसी से बात करोगे या आप उससे बात करोगे, इसमें इंडिपेंडेंट। ओवर द टाइम कैंटीन में दोस्ती हो गई या फिर कहीं बाहर आउट ऑफ द प्लेस मिल गए तो फ्रेंडशिप हो गई, तो वो इसमें हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, डेलिब्रेट नहीं होता कि आप काम के लिए जा रहे हो, आपके बॉस आगे बोल रहे हैं ये नए आए हैं इनके साथ बातचीत करो, इनसे फ्रेंडशिप करो, इट इज नॉट लाइक दैट, ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो होता ही है कि ये न्यू आए हैं, इनका ये नाम है, ये काम करेंगे, दैट्स व्हाट ओरिएंटेशन हैपेंस, बट दे कैन फोर्स द फ्रेंडशिप कि गेट यूज टू देम, इनके साथ ही आओ जाओ, गाड़ी में इनको लेके आया करो, कोई ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो खुद हो जाता है कि कैसे आते हो, कहाँ से आते हो, अच्छा मैं भी वहाँ से आता हूँ तो चलो कल से साथ में आ जाएंगे, तो वो स्पॉन्टेनियस होता है। इट इज नॉट फॉर्मल कि कोई आपको बता रहा है ये करने के लिए। फिर बेटा डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है कोई कि वो उससे ही बात करेगा। अब क्या आप लोगों में स्ट्रक्चर है कि भाई उसी से बात करने, उससे बात नहीं करनी, ऐसा नहीं होता। इनफॉर्मल में कभी भी किसी से बात कर ली जाती है, तो इट इज क्वाइट इनफॉर्मल। सो इनफॉर्मल में क्या क्या बातें देखी हमने अभी तक, इसका ओरिजिन फॉर्मल से होगा, ये स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होता है, इसमें कोई मतलब टॉप मैनेजर का कोई इसमें मतलब वो नहीं रहता है ऑफर की आप मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही करना है, ये स्पॉन्टेनियस रहेगा। डेलिबरेटली बेटा इसको डिजाइन नहीं करा जाता, ये स्पॉन्टेनियसली डिजाइन हो रहा है, डेफिनेट कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इंडिपेंडेंट इसमें कम्युनिकेशन के चैनल है, कोई भी किसी से बात कर रहा है, और ग्रुप नॉर्म से बिहेवियर सेट करे जाते हैं। दिक्कत क्या आती है बेटा इसमें, अच्छा अभी तो ये फीचर्स थे खाली, एडवांटेजेस तो अभी रह गए हैं, फिर दिक्कतों के बारे में बात करेंगे। इसमें ना डिसीजन मेकिंग काफी जल्दी होती है, क्योंकि आप हर चीज टॉप से नहीं पूछ रहे हो, आपको फ्री हैंड दिया गया, तो मोस्ट ऑफ द डिसीजंस यू कैन टेक बाय योरसेल्फ। ठीक है, और लोगों की सोशल नीड्स भी पूरी हो रही है और फुलफिलमेंट भी आप गोल्स की कर पाते हो, क्योंकि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स्ड है। पर प्रॉब्लम इसमें वो र्यूमर्स वगैरह की आ जाएंगी कि अल्टीमेटली आपको प्रेशराइज करा जाएगा कि आप ग्रुप नॉर्म्स को मीटअप करो। अगर किसी महीने आपको बोनस नहीं मिल रहा तो आपके बाकी फ्रेंड्स आपको टीज करेंगे कि इस महीने क्या हो गया, दिक्कत हो गई, हमें देख कितना कितना बोनस मिला, तो उससे उसकी एफिशिएंसी में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ठीक है, अब अल्टीमेटली चेंजेस को लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
अगर कंपनी का मैनेजर बोल रहा है कि भाई हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नया सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, उसके एम्प्लॉयज़ क्या बोलेंगे कि सर हम तो कंफर्टेबल हैं, सर क्यों चेंज कर रहे हो? क्या फॉर्मल में उनकी आवाज़ निकलेगी? फॉर्मल में क्या होगा, बॉस जैसा बोलेगा एम्प्लॉयज़ को वैसे करना है। बेटा क्या पढ़ाया था फॉर्मल में? इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा बॉस ने बोला वैसा जूनियर करेगा, पर यहां पर जरा वो फिक्स करके दिखाए कितनी उसको दिक्कत होगी। और उसमें र्यूमर्स फैल सकते हैं, क्योंकि बातचीत कोई भी किसी से कर रहा है तो र्यूमर्स कैन स्प्रेड इजीली। ठीक है सर जी। डेलीगेशन क्या होती है बेटा? 3 बातें बोलूंगा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अपना काम शिफ्ट कर देता है, मतलब डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ अथॉरिटी। डाउनवर्ड मतलब मैं सेल्स मैनेजर हूं, मैंने अपने असिस्टेंट को बोला कि मेरी जगह जाके आज तू डील कर ले, मुझे काम है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको बोला जाएगा डेलीगेशन। अब उसको मैंने अपनी जगह क्या दे दी? अथॉरिटी। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डील क्रैक करके लाए, ठीक है। और पर अल्टीमेटली कंपनी के लिए आंसरेबल कौन होगा अगर डील नहीं होती? वो होऊंगा मैं, क्योंकि आई एम दी अल्टीमेट मैनेजर जिसको ये काम दिया गया था। तो आप डेलीगेट कर सकते हो, आप अपना काम शिफ्ट कर सकते हो अपने जूनियर पे। अथॉरिटी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों शेयर करोगे, और आंसरेबिलिटी खाली आपकी रहेगी जिसको कंपनी ने मेन काम दिया था। तो डेलीगेट क्या करा जा सकता है? अथॉरिटी कैन कंप्लीटली बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी पार्शियली डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी दोनों का मतलब एक ही होता है, कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो ये 3 इसके एलिमेंट्स हैं। कोई आज के बाद पूछे व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन? अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले अथॉरिटी को डाउनवर्ड शिफ्ट, अच्छा अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी शिफ्ट करके देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विल फ्लो अपवर्ड, सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द सुपीरियर, एंड अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो फ्लोज अपवर्ड। ठीक है, आप आंसरेबल हो अपने सुपीरियर को। तो अथॉरिटी ऊपर वाला पर्सन अपने स्ट्रक्चर में डाउनवर्ड पे जो उसके आएगा उसको प्रोवाइड करेगा कि मेरी जगह आप काम करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट की है, काम कंप्लीट करने की उसकी ऑब्लिगेशन है। आंसरेबिलिटी भी अपवर्ड फ्लो करती है, क्योंकि जूनियर्स आर अकाउंटेबल और आंसरेबल टू दी सुपीरियर्स। ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, अथॉरिटी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एंड अकाउंटेबिलिटी। आई बिलीव ऑल द 3 आर क्लियर टू यू। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव कमांड, ठीक है, यू हैव द पावर टू गिव अथॉरिटी, यू हैव द राइट टू गिव पावर टू योर सबऑर्डिनेट्स to get the task completed. In case you have to focus upon important things, you can delegate the authority. And then his responsibility is the obligation to complete the task within given time, but you should be given fixed authority to get it completed. आपको अथॉरिटी ही नहीं मिली और आपको बोला गया जाके डील करा करके, तो कैसे कर लोगे? क्लाइंट मांग रहा है टाइम 30 दिन का पेमेंट का, और आपको अलाउ करा गया है पेमेंट 15 दिन की परमिशन देनी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डील क्रैक करो। पर अनफॉर्चुनेटली आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप डील को क्रैक कर पाओगे। तो ये हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में भी हमने करा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा फिर नई चीज आती है अकाउंटेबिलिटी। अल्टीमेट जवाब कौन देगा? आंसरेबल कौन होगा? आंसरेबल वही होगा जिसका काम था, ना कि वो जिसको आपने डेलीगेट कर दिया। तो आंसरेबिलिटी उसकी होती है जिसको अल्टीमेटली काम मिला था। अल्टीमेट मतलब प्राइमरी किसको मिला था, सेकेंडरी तो कितने लोगों को वो आगे काम दे चुका है वो मैटर नहीं करता, बट प्राइमरी किसकी ड्यूटी थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको मैनेजर पकड़ेगा कि भाई तुम्हें काम मिला था तो पूरा क्यों नहीं हुआ। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस है काम को आगे देने की? बेटा मैनेज करना आसान हो जाएगा। अब जब जूनियर जाएगा डील करने के लिए, तो सेल्स मैनेजर उतने टाइम में बाकी इंपॉर्टेंट एरियाज पे काम कर सकते हैं। एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर की कम्युनिकेशन स्किल्स इससे इंप्रूव होंगी, उसको समझ में आएगा कि भाई क्लाइंट के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे नेगोशिएट करते हैं, कैसे डील को क्रैक करते हैं। एंड देन मोटिवेशन उसको मिलेगी कि बॉस ने इस बार मुझे भेजा, तो कहीं ना कहीं बॉस को लगता है कि मेरी ट्रेनिंग ढंग से हो चुकी है और मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं जाके डील क्रैक कर पाऊँ। तो समवेयर ही विल बी फीलिंग मोर मोटिवेटेड बाय हिमसेल्फ। एंड देन फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। कल को अगर एक नई जगह आपको ऑफिस खोलना है, तो इस असिस्टेंट को आप पोजीशन दे सकते हो सेल्स मैनेजर की, अगर ये इन टाइम्स में डील आपको क्रैक करके लाके दे रहा है तो आपको ग्रो करने में बड़ी आसानी रहेगी। वरना फिर आप न्यूज़पेपर में ऐड दो, मैनेजर को बुलाओ इंटरव्यू के लिए, उनकी टेस्ट लो, तब जाके हायर कर पाओगे। तो जिन लोगों की ट्रेनिंग हो रखी है उनको हायर पोजीशन के लिए आप फिट कर सकते हो। एंड देन बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। सेल्स मैनेजर ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया, तो इससे हमें ये हायरार्की पता लगी कि सेल्स मैनेजर की पोजीशन असिस्टेंट से ऊपर है। तो हायरार्की भी आपको तभी पता लगती है जब काम डेलीगेट करा जाता है। तो जो डेलीगेट कर रहा है वो हायरार्की में ऊपर, और जो अथॉरिटी रिसीव कर रहा है, जो कमांड ले रहा है, वो हायरार्की में कंपैरेटिवली नीचे आएगा। बट इससे किसी का स्टेटस नहीं पता लगता, इससे खाली ये हमें समझ में आ रहा है कि हायरार्की में कंपनी के स्ट्रक्चर में कौन कमांड देगा और कौन कमांड एक्सेप्ट करेगा।
एंड देन बेटर कोऑर्डिनेशन। अब अल्टीमेटली सेल्स में और असिस्टेंट में कोऑर्डिनेशन और इंप्रूव होगा और बाकी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, दे विल बी लेफ्ट विद टाइम टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। वरना सारे ही काम उन्हें आपस में करने पड़े तो आपस में उनको बातचीत करने के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं, किसी एग्रीमेंट पर वो आ ही नहीं पाएंगे। व्हेन दे विल बी लेफ्ट विद टाइम तो इससे उनकी भी डेवलपमेंट होगी और कोऑर्डिनेशन में इंप्रूवमेंट भी आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक एंड द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत आसान सा टॉपिक है। डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये टॉपिक आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड है ही नहीं। सेंट्रलाइजेशन होता है जो फैसले सुपीरियर्स लेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन जो फैसले सबऑर्डिनेट्स लेंगे। तो जो डिसीजन मेकिंग पावर आपने डेलीगेट कर दी जूनियर्स पे तो वो है डिसेंट्रलाइजेशन। जो डिसीजन मेकिंग पावर आपने टॉप में रखी है बेटा जी वो क्या है, सेंट्रलाइजेशन है। तो अल्टीमेटली बैलेंस होना चाहिए, सारी पावर आपको डिसेंट्रलाइज नहीं करनी, सारी पावर आपको सेंट्रलाइज नहीं रखनी। टॉपिक आगे करवाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, वो बात क्या, बड़ी कंपनीज के अंदर मेरी बात ध्यान से सुन लो, बड़ी कंपनीज में क्या ज़रा होती है डिसेंट्रलाइजेशन, हर फैसला टॉप मैनेजमेंट नहीं ले पाती है। और जब कोई स्टार्टअप होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूली स्टार्ट होती है तो बेटा वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पर स्टाफ इतना होता ही नहीं है। तो मोस्टली जो डिसीजंस होते हैं वो प्रोप्राइटर को मतलब या फिर प्रमोटर को जिसने कंपनी स्टार्ट करी है या फिर प्रोवाइडर जिसने काम खुद से स्टार्ट करा है उन्हीं को लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में स्केल ज़्यादा होगा, लार्जर में डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कितने सबऑर्डिनेट्स एक मैनेजर के अंडर में आ रहे हैं, तो किस में ज्यादा होगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में छोटी ऑर्गेनाइजेशन में। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर के अंडर में ज्यादा लोग आएंगे, पर बेटा जी अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्केल छोटा है तो उसमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा छोटा होगा। तो उसमें क्या हो, थोड़ा वर्टिकल होता है मतलब ऐसे, और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होते हुए वहां पे एम्प्लॉइज एक मैनेजर के अंडर में बहुत सारे आ जाते हैं। तो चलो देखते हैं भाई डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या फायदे मिलते हैं हमें। जब एक कंपनी डिसेंट्रलाइज्ड है मतलब ज्यादातर डिसीजंस उनके यहाँ जूनियर्स ले रहे हैं, तो पहला फायदा तो आपको उसमें यही मिलेगा, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब अगर आपने उनको बोला है कि आप 30 दिन की जगह 40 डेज तक का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर देना, आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, पर क्या सबऑर्डिनेट सारे क्लाइंट्स के साथ 40 डेज में डील करेगा या वो इनिशिएटिव लेके कोशिश करेगा कि पेमेंट का पीरियड 10 या 15 दिन ही हो। बात को समझो, तो अगर उसको आपने इतना लूज एंड दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे ही क्लाइंट्स को 40 डेज में निपटाएगा। तो उसकी इनिशिएटिव यही रहेगी कि मैक्सिमम जो डील्स है वो गिवन टाइम पीरियड से कम टाइम में क्रैक करूं ताकि कंपनी को पेमेंट टाइम से पहले रिसीव हो। दूसरा बेटा डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब आपने इतने उनको डिसीजन अथॉरिटी दे रखी है और अगर आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है तो जो आपके यहाँ सबऑर्डिनेट्स हैं आप उनको अपनी अगर नई ब्रांच कल को खोलो तो उनको आप सुपीरियर पोस्ट पे अपॉइंट कर सकते हो। आपके सिलेक्शन के पैसे बचेंगे, रिक्रूटमेंट के पैसे बचेंगे। रिक्रूटमेंट क्या होती है, न्यूज़पेपर में ऐड दो, फिर मैगजीन में ऐड दो, बहुत खर्चा होता है, तो वो पैसे बचेंगे। फिर क्विक डिसीजन मेकिंग, बार बार उनको आपसे पूछने के लाना नहीं पड़ेगा, सर वो 30 दिन का पेमेंट टाइम मांग रहे हैं, 35 दिन का पेमेंट टाइम मांग रहे हैं, 40 दिन का, आपको परमिशन है 40 दिन के पेमेंट टाइम की। इससे ऊपर वाले इक्के दुक्के क्लाइंट आएंगे तो वो बॉस से पूछ लो। बाकी छोटे मोटे जो डिसीजन है वो बॉटम लेवल सबऑर्डिनेट्स को अलाउ कर दिया आपने डिसेंट्रलाइजेशन में। अब टॉप मैनेजमेंट फोकस कर सकती है कंपनी को ग्रो कैसे करवाएं, प्रॉफिट कैसे कमाएं। अगर सारे ही फैसले उन्हें लेने के लिए बोलो तो वो मेन कंपनी के डेवलपमेंट पे फोकस कर नहीं पाएंगे और उनको खाली यही देखते रहना पड़ेगा कि इनकी प्रॉब्लम पहले सुलझा लो। तो कुछ डिसीजंस आपको अपने जूनियर्स को परमिशन देनी ही पड़ेगी ताकि आप इंपॉर्टेंट एरियाज पे एम्फेसाइज कर पाओ। कंपनी को ग्रो करना, एक्सपैंड करना है, खाली इंप्लॉइज को हाया ना में जवाब नहीं देते रहना हर बार कि बॉस में ये कर लूँ, बॉस में वो कर लूँ। आप फिर यही काम कर लो, आप हाया ना वाले बन जाओ। तो टॉप मैनेजमेंट का काम हाया ना में जवाब देना नहीं है, टॉप मैनेजमेंट का काम है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, कंपनी को आगे लेके जाना। तो वो करने के लिए उनको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है सोच पे कि भाई कंपटीटर क्या प्लान कर रहा है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी उनके टक्कर में होनी चाहिए, तब जाके कंपनी टिक पाती है पहले तो। फिर ग्रोथ के लिए इनोवेशन करनी पड़ती है, ठीक है। सो दैट्स वाई दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दीज थिंग्स। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है एक लिमिट तक। फिर बेटा जी फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब जब डिसीजन सब ले रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, तो अल्टीमेटली कल को एक्सपैंड करने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को सुपीरियर स्टाफ पे नए अपनी चेन में लगा सकते हो। नई ब्रांच अगर आपने खोली तो वहां पर आपके सबऑर्डिनेट्स जगह ले सकते हैं। बेटर कंट्रोल, नाउ अल्टीमेटली योर फोकस इज ऑन द मेन एरियाज एंड यू हैव डिसेंट्रलाइज्ड द नॉन इंपॉर्टेंट एरियाज टू योर सबऑर्डिनेट्स, तो यू हैव द टाइम टू कंट्रोल योर ऑर्गेनाइजेशन इन अ बेटर वे। तो लोग अपना काम करेंगे तो और बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। वरना अगर लोगों की से कम्युनिकेट करते रहेंगे, सर मैं ऐसे कर लूँ, सर मैं वैसे कर लूँ, तो उनको कोई डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा, कंट्रोल करने का, चेक रखने का, सुपरवाइज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा।
but when they have given the authority to the subordinates to take a decision by themselves, so as a benefit of that they can control better their task as well as their subordinates task. चैप्टर बेटा होता है मेरी तरफ से खत्म. रजिस्टर्स आप लोगों को जरा खोल लेने हैं. 50 नंबर का बेटा एक टेस्ट हम शुरू करने वाले हैं. पास नंबर 2 सही आंसर पे आप लोग रिकॉर्ड करोगे, -1 फॉर रॉन्ग आंसर, 0 फॉर अनअटेम्प्ट. सो सब लोगों के रजिस्टर्स और पेन होंगे जी टेबल पे. सो आई होप आप लोगों के ये आ गए हैं रजिस्टर्स. मैं एक बार जरा हटाऊं पहले. क्वेश्चन बेटा पहला ही शुरू हो गया है. आई होप एवरीवन इज रेडी विद द रजिस्टर्स एंड पेन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट. ऋषभ जी ने ज्वाइन करी है एक एंटरटेनमेंट कंपनी और उनका काम क्या है, क्रिएटिव हेड है वो. अब उनको क्रिएटिव यूनिट चाहिए कंपनी के लिए. वन ऑफ द फंक्शन जो उनको परफॉर्म करना है इस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में, विच स्टेप of process will he need to perform after identifying and dividing the work that has to be done in accordance with the previously determined plans. तो क्रिएटिव हेड उनको क्रिएटिव टीम चाहिए. तो आइडेंटिफाई और डिवाइड करने के बाद कौन सा स्टेप उनको फॉलो करना है. आप लोगों के पास 3 सेकेंड है करेक्ट आंसर के लिए. 1 2 3. बेटा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क के बाद अगला स्टेप होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन. करेक्ट आंसर वाले बच्चे +5 रिकॉर्ड कर ले, गलत आंसर वाले -1 रिकॉर्ड करें. जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ वो बच्चे 0 रिकॉर्ड करें ऑनेस्टी के साथ. अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं. आरोहन लिमिटेड कंपनी है, गाड़ियां बनाती है, जहां पे डिवाइड कर रखा है उन्होंने की एरियाज, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स. कौन सा इनमें से डिसएडवांटेज है इस स्ट्रक्चर का जो ये फॉलो कर रहे हैं. क्या इससे कॉस्ट बढ़ेगी, क्या मैनेजर के पास ज्यादा पावर आ जाएगी जिसका वो इग्नोर करेंगे कंपनी के इंटरेस्ट को. इससे डिफरेंट फंक्शंस को ड्यू अटेंशन मिलेगी, हेड्स को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी टॉप मैनेजमेंट के लिए. कौन सा इसमें से डिसएडवांटेज है. 3 सेकंड के अंदर बताइए. 1 2 और 3. बेटा जो काम उनको दिया जाएगा उनको वही करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई काम वो नहीं कर सकते. अगर आप में से किसी को ये लग रहा था तो बेटा ये डिविजनल स्ट्रक्चर का डीमेरिट है. अगर आप में से किसी को ये लग रहा था ये भी डिविजनल स्ट्रक्चर का डीमेरिट है. अगर आप में से किसी को ये लग रहा था तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का मेरिट है. उन्होंने पूछा था फंक्शनल स्ट्रक्चर का डीमेरिट, तो बेटा जी उसका आंसर होगा ऑप्शन डी. तो जिन भाइयों का वो सही है +5, जिनका गलत है -1, जिनका कुछ भी नहीं 0 रिकॉर्ड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है. कॉम्प्रो सॉल्यूशन ने ऑफर करी है आईटी सर्विसेज क्लाइंट्स को देश भर में. 2019 कोरोना के टाइम पे उन्होंने चेंजेस को अकोमोडेट करा जो उन्हें बिजनेस में लेकर आने पड़े. एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाई करा उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को. जहां तक मुझे लगता है पहले उनका काम ऑफलाइन होता होगा, उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट करा. वर्क फ्रॉम होम उन्हें डालना पड़ा, जो बात मैंने आपको अभी बोली जस्ट. ठीक है, न्यू वे काम करने का उन्होंने लगाया. कौन सी इंपॉर्टेंस यहां पर ऑर्गेनाइजिंग ने डिस्कस करी है, फटाफट से बताओ. 2 सेकेंड है इसके लिए. 1 और 2. एडेप्टेशन टू चेंज. बिल्कुल सीधा सीधा आंसर. चेंज को उन्हें इंप्लीमेंट करना पड़ा टाइम के साथ. उस टाइम पे पहले अलग होता था, बाद में अलग हो रहा है. एडेप्टेशन टू चेंज करेक्ट आंसर के साथ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे. बताओ उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का रिजल्ट जो निकल कर आएगा जिसमें हमें डिजाइन करना होता है रोल्स को सूटेबली स्किल्ड पीपल के लिए, डिफाइन करने होते हैं उनके इंटर रिलेशनशिप ताकि किसी को काम करने में कोई डाउट ना रहे. तो इसका क्या आउटकम निकल कर आता है. 3 सेकेंड्स. 1 2 3. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ही तो बताया जाता है कि कौन सुपीरियर है कौन सा सबऑर्डिनेट है, जिससे किसी को काम करने में कंफ्यूजन नहीं होती है. शाबाश. आगे चलेंगे जी. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5वां स्क्रीन पर है. ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले पूछा भी था. दिवाली मेला करना था नोएडा वालों को, ये सोसाइटी का नाम है. सब कुछ उन्होंने कर लिया, मेला भी कंप्लीट हो गया, पर उन्होंने देखा कि यार मजा नहीं आया इस बार मेले में. क्यों नहीं आया उनको मजा. उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंट जो था ना उसने एलोकेट तो कर दिया था लोगों को काम, ठीक है, मतलब ड्यूटीज वगैरह दे दी थी, पर फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो. तो उन्होंने कहा एक स्टेप रह गया. तो वो कौन सा स्टेप था जो असाइनमेंट के बाद आता है जो वो पूरा नहीं कर पाए. 3 सेकेंड है. 1 2 3. तो उन्हें बताना चाहिए था कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है. ये उन्होंने करा ही नहीं, तो लोगों को कंफ्यूजन रही कि किसकी बात माने और किसकी बात ना माने. तो इस फंक्शन को फॉलो नहीं करने की, इस स्टेप को फॉलो नहीं करने की वजह से मेला सक्सेसफुल नहीं हो पाया. चलिए जी आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे. कौन सा स्ट्रक्चर आप सजेस्ट करोगे ऐसी कंपनी के लिए जहां पर एक्टिविटीज अलग अलग होती हैं और हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए. खाली 2 सेकंड दे रहा हूं करेक्ट आंसर के लिए. 1 और 2. आंसर है बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहां पर आपको
एक्टिविटीज में चाहिए स्पेशलाइजेशन, फंक्शन में चाहिए स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी नहीं चाहिए, जाओ फंक्शनल स्ट्रक्चर के साथ। ऑप्शन डी बेटा करेक्ट जवाब होगा इसमें। वो कंसेप्ट जिसमें कितने सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली मैनेज करे जाते हैं एक सुपीरियर के थ्रू, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? 2 सेकंड बेटा जी हम आपको दे रहे हैं, 1 और 2। बेटा इसका आंसर है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि यहाँ पर ये बॉस है, इनके अंडर में 2 लोग हैं, तो इसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना हो गया? 2। एक पहला बंदा, दूसरा बंदा, तो ये मैनेजर है, इसके अंडर में 2 लोग हैं, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज 1 + 1 2, तो 2 लोग हैं। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे फटाफट से। एजाइल लिमिटेड शूज बनाती है, फुटवियर। पॉपुलैरिटी की वजह से अब उन्होंने डिसाइड करा कि हम जूतों के साथ साथ कपड़े भी बनाएंगे, एक्सेसरीज भी बनाएंगे। कौन से स्ट्रक्चर में बेटा वो शिफ्ट हो रहे हैं? 2 सेकंड आपको मिल रहे हैं, 1 और 2। करेक्ट जवाब है डिविजनल स्ट्रक्चर। पहले वो बना रहे थे खाली जूते, अब वो बनाएंगे कपड़े और वो बनाएंगे एक्सेसरीज। ऐसा क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने पूछा था क्लास में कि सर कंपनी किस में आएगी एडिडास, तो मैंने तब भी जवाब दिया था किस में आएगी? डिविजनल में। तो जवाब यहां मिल गया, हो गया। फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक कंपनी जो डेलिबरेटली डिजाइन करी जाती है मैनेजमेंट के थ्रू ताकि स्मूथ तरीके से काम चलता रहे, इसमें कौन सा फीचर नहीं होता है ऐसे स्ट्रक्चर का? क्लैरिफाई होती है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन होता है गोल्स को अचीव करने के लिए, स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर जो होते हैं वो ग्रुप नॉर्म से क्रिएट करे जाते हैं रेदर देन द रूल्स, ज्यादा एम्फेसिस काम पे करा जाता है। 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। बेटा ये होता है इनफॉर्मल का अल्टीमेटली फीचर कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ग्रुप्स के थ्रू क्रिएट हुए जाते हैं रेदर देन दी फॉर्मल लाइंस। बट जो ये 3 है ये फॉर्मल के क्या है? बेनिफिट्स है। और ये किसका है? इनफॉर्मल का। मतलब बेनिफिट नहीं, फीचर्स अल्टीमेटली। और ये भी जो है इनफॉर्मल का क्या है? फीचर है। फॉर्मल के 3 है, उन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, तो ये वाला। तो इनफॉर्मल का है तो ये नहीं है। आखिरी क्वेश्चन पे आइए, ऑल द वेरी बेस्ट सबको। सिंपल क्वेश्चन है, डेलीगेशन का वो एलिमेंट बताइए जिसमें सबऑर्डिनेट की ऑब्लिगेशन हो जाती है काम को पूरा करने की। फटाफट से बताएंगे जी, 2 सेकंड आप लोगों को दिए जा रहे हैं, 1 और 2। रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा ये वर्ड देखते ही आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन काम करने की आपकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करा नहीं जा सकता, इट कैन बी पार्शियली डेलीगेटेड। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। आपकी आंसरेबिलिटी आपके ही पास है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर कर सकते हो, पर अल्टीमेटली अथॉरिटी आप पूरे तरीके से डेलीगेट कर सकते हो और आंसरेबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते। अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है। जिन बच्चों को वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में स्कोर डेफिनेटली बता देना। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।